प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड ईयर पेपर फर्स्ट आधुनिक भारत का इतिहास का अपना चौथा लेसन ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था जो भारत में स्थापित की गई थी अंग्रेजों द्वारा, उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसमें दो बंदोबस्त अपने स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त अपने कंप्लीट हो चुका था। तीसरा बंदोबस्त का जो नाम बताया था मैंने वो है महालवाड़ी बंदोबस्त, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले अपन ये करते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है। या तो 20 नंबर का क्वेश्चन इसमें से डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तीनों बंदोबस्तों का वर्णन और उनके नुकसान, या फिर 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्रत्येक राजस्व व्यवस्था में से, चाहे स्थायी बंदोबस्त हो, चाहे रैयतवाड़ी बंदोबस्त हो या वो महलवाड़ी बंदोबस्त हो। तो उन्हें पुनः रिपीट कर रहा हूँ मैं, और शॉर्ट रूप में एक साथ आपको सारणी बनानी है अपनी कॉपी के अंदर, ताकि ज़्यादा विस्तार से उनको पढ़ने की जरूरत ना पड़े और पॉइंटों के माध्यम से ही हम उसके बारे में समझ जाएं। तो देखिए, पहला स्थायी बंदोबस्त, लागूकर्ता। अपन सारणी इस प्रकार से बना सकते हैं, लागूकर्ता या लागूकर्ता कौन था? कॉर्नवालिस, गवर्नर जनरल था ये। कब लागू हुई? 1793 ईस्वी में। किस क्षेत्र पर? बंगाल, बिहार, उड़ीसा के 19% क्षेत्र पर। विशेषता पहली बताई थी, स्थायी बंदोबस्त यानी पहला तो जमींदार को जिम्मेदारी दी गई, यानी स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ। इसीलिए से जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है, इजारेदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। 10 वर्षों तक स्थायी थी। इसे सूर्यास्त कानून भी कहा जाता है, क्योंकि सूर्यास्त से पहले तय समय पर अगर लगान नहीं चुका था तो उसकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी। इसमें 1/2% लगान या राजस्व, और भी विशेषता मैंने आपको विस्तार से बताई थी। दूसरा बंदोबस्त रैयतवाड़ी बंदोबस्त। लागूकर्ता कौन था? थॉमस मुनरो व कर्नल रीड। कब थॉमस मुनरो ने लागू की थी? प्रारंभ में 1792 ईस्वी में, परिणाम देखा। फिर कर्नल रीड ने इसे 1820 ईस्वी में लागू किया। किस क्षेत्र पे? तमिलनाडु का जो बारामहल जिला था, विशेष तौर पर वहाँ वह मद्रास, बम्बई। अब वापस विशेषता है, यहाँ पर रेत किसे कहा जाता है? मैंने बताया था आपको, किसानों को। तो यहाँ पर किसानों के साथ समझौता, भाई आप लगान जमा कराओगे खुद। यह 51% क्षेत्र पर थी, इसे उठा के अपन यहाँ लिख देते हैं। 51% क्षेत्र पर, यानी जहाँ पर अंग्रेजों का आधिपत्य था उसके 51% क्षेत्र पर यह थी। इसमें लगान बताया जाता है, पहले 66% थी, वह उसके बाद 50%। और भी विशेषताएं मैंने बताई थी, उन पॉइंटों पर देखना है। तीसरा, ये आपके
महालवाड़ी बंदोबस्त, ये आज आपके टॉपिक चलेगा। तीनों ही महत्वपूर्ण है, तीनों को विशेष रूप से अध्ययन करना है, इसीलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं। महलवाड़ी बंदोबस्त, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। महलवाड़ी बंदोबस्त कब लागू की थी, किसने लागू करता? हॉल्ट, मैकेंजी। कब? 1819 ईस्वी में प्रस्तावना यानी प्रारूप तैयार किया था, इसे लगा के देखा था 1819 ईस्वी। और फिर मार्टिन बर्ड, इन्होंने 1822 ईस्वी में इसे लागू किया। बताया जाता है कि 30 वर्षों तक के लिए यह बंदोबस्त था। अब इसके अलावा क्षेत्र कौन सा था? क्षेत्र ले सकते हैं अपन, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अब देखिए कितने प्रतिशत क्षेत्र पर? 51 प्लस 19 कितने हो गए? 70। तो बाकी बचा 30% क्षेत्र पर यह व्यवस्था लागू की गई। अब इसकी जो मुख्य विशेषता है क्या? महलवाड़ी, इसके बारे में मैंने पहले बताया था कि महलवाड़ी बंदोबस्त के तहत पूरे गांव को एक इकाई माना गया और इकाई मानकर गांव का जो मुखिया था उसके साथ समझौता किया गया कि भी आपको लगान वसूलकर कंपनी अधिकारियों को या कंपनी को जमा करवाना है। तो यहाँ पर जिम्मेदारी किसे दी गई? गांव के मुखिया को। तो अब इसमें पहला आ गया समझौता किसके साथ? मुखिया के साथ। दूसरी विशेषता, गांव को इकाई माना। यानी पूरे गांव का एक आकलन तैयार करवाया है कि इस गांव से उत्पादन कितना होता है और उस उत्पादन के आधार पर ही वहां का राजस्व निर्धारित किया गया था। इस बंदोबस्त के तहत गांव को इकाई माना और इसमें व्यक्तिगत के साथ सामूहिक जिम्मेदारी भी होती थी। यानी खुद का तो लगान जमा कराना ही है, लेकिन गांव के किसी व्यक्ति ने अगर जब लगान जमा नहीं करवाया है तो उस व्यक्ति का लगान भी अन्य व्यक्ति मिलकर, उस गांव के अन्य व्यक्ति मिलकर जमा कराएंगे। तो वापस रिपीट कर रहा हूं, महलवाड़ी बंदोबस्त के तहत गांव के मुखिया को पाबंद किया गया कि आपको लगान वसूलकर जमा कराना है। इसके तहत क्या हुआ था कि गांव को यानी संपूर्ण गांव को इकाई माना और वहां पर यह देखा कि पूरे गांव में उत्पादन कितना हो रहा है और उसी उत्पादन के आधार पर ही राजस्व निर्धारित किया गया। प्रारंभ में राजस्व था 66% व बाद में इसे 50% किया गया। यह कितने समय के लिए था? 30 वर्षों के लिए। इसमें व्यक्तिगत के साथ साथ सामूहिक जिम्मेदारी भी निर्धारित की जाती थी। भाई एक व्यक्ति लगान नहीं जमा करा रहा है तो उस गांव के अन्य व्यक्ति मिलकर उसका लगान भी जमा कराएंगे। तो इस प्रकार ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था में जो स्थायी बंदोबस्त थे, स्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त। स्थायी में जमींदारों के साथ अपन ने चर्चा कर ली, यहाँ पर किसानों के साथ समझौता। और अब देखिए 20 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है तो सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था से आप क्या समझते हैं और उनके द्वारा लगाए गए तीनों बंदोबस्त का विस्तार से वर्णन कीजिए व उनका परिणाम क्या रहा,
के बारे में विस्तार से बताइए। ये 20 नंबर के क्वेश्चन आ गया जिसमें डायरेक्ट तीनों का वर्णन है और अब लिखाऊंगा इसका परिणाम में फाइनली, तो उस परिणाम को लिखना है। एक चीज का ध्यान रखना है, नुकसान इस बंदोबस्त में कृषि व कृषि कार्य से जुड़े हुए व्यक्तियों का ही हुआ है। तो अब देखिए, अब इस बंदोबस्त के परिणाम क्या रहे उसके बारे में चर्चा करते हैं। भाई ये बात तो तय है कि भाई सबसे ज्यादा नुकसान किसानों का हुआ है, कृषि क्षेत्र का हुआ है। तो देखिए, भू राजस्व व्यवस्था के मूल्यांकन लिख लीजिए आप, भू राजस्व व्यवस्था का मूल्यांकन, कौन सी तीनों जो व्यवस्थाएं थी उनका मूल्यांकन, जिसमें पहला पॉइंट आपके माना जाता है सिंपल सा है, तीनों में राजस्व दर अधिक थी। यानी स्थायी बंदोबस्त हो, रेतवाड़ी बंदोबस्त हो या महलवाड़ी बंदोबस्त हो, तीनों में क्या था, राजस्व की दर अधिक थी, यानी लगान जो जमा कराना था वो दर ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का एकमात्र उद्देश्य था कि ज्यादा से ज्यादा कंपनी का लाभ होना चाहिए, चाहे इसके एवज में चाहे किसानों का या भारतीयों का कितना ही नुकसान क्यों न हो। तो उन्होंने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा राजस्व लगाया। दूसरा है, तीनों ही बंदोबस्त असफल रहे। यानी इतिहासकार कहते हैं, अंग्रेजी इतिहासकार भी, कि अंग्रेजों ने जो भू राजस्व व्यवस्था के क्षेत्र में जो परिवर्तन किया, जिसका उद्देश्य था भी अंग्रेजों का आर्थिक लाभ या कंपनी का आर्थिक लाभ, लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि तीनों ही जो बंदोबस्त थे वो असफल रहे। इसमें किसानों का शोषण तो हुआ ही, लेकिन अंग्रेजों को भी जो पर्याप्त फायदा नहीं हो पाया। तो अतः इतिहासकार इन तीनों ही बंदोबस्त को असफल कहते हैं। तीसरा, ग्राम प्रधान अर्थ व्यवस्था अव्यवस्थित हो गए। यानी कहा जाता है कि इन राजस्व नीतियों के कारण ग्राम प्रधान, आज भी आप देख सकते हैं भारत की अधिकांश जनसंख्या गांवों में ही निवास करती है। तो देखिए क्या कह रहा है पॉइंट, ग्राम प्रधान अर्थव्यवस्था, यानी जहां पर ग्रामों की अर्थव्यवस्था को प्रमुखता दी जाती थी या अर्थव्यवस्था मजबूत थी गांवों की, वो अस्त व्यस्त या अव्यवस्थित हो गए। यानी क्या हुआ, इन भू राजस्व नीतियों से किसान लगान चुका पाने में असमर्थ रहे, मजबूरन में क्या करना पड़ा, उन्हें कृषि कार्य छोड़ना पड़ा, औद्योगिक क्षेत्रों में या बड़े शहरों की ओर उन्हें कदम रखना पड़ा ताकि अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। क्योंकि अब अंग्रेजों की नीतियों के कारण कृषि क्षेत्र से उन्हें मुनाफा प्राप्त नहीं हो पा रहा था। अतः इससे क्या कह सकते हैं कि इन राजस्व नीतियों से जो ग्राम प्रधान अर्थव्यवस्था थी वो अस्त व्यस्त हो गई। अधिकतर व्यक्ति कृषि कार्य छोड़कर शहरों की ओर रुख करने लगे। नेक्स्ट, किसानों का शोषण। मैंने पहले कहा है, इसमें कृषि क्षेत्र की बात करते हैं तो किसानों का शोषण निश्चित है। औद्योगिक क्षेत्र की बात करेंगे, भारतीय औद्योगिक क्षेत्र की, तो वहां पर भी निश्चित आएगा कि भारतीय व्यापारियों का नुकसान हुआ है, भारतीय व्यापारियों का शोषण हुआ है। क्योंकि अंग्रेजों का एकमात्र उद्देश्य था ज्यादा से ज्यादा आर्थिक लाभ प्राप्त करना था। तो अब यहां पर क्या हुआ,
तो भू राजस्व नीति किसके क्षेत्र में थी? कृषि क्षेत्र में थी। तो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए कौन है? किसान। तो क्या हुआ, तीनों ही नीतियों में, तीनों ही बंदोबस्त में एकमात्र किसान वर्ग का शोषण हुआ है। और मैंने पहले बताया था कि ऐसी कंडीशन हो जाती थी कि जिसे अन्नदाता कहा जाता है, उनके खुद के घर में खाने लायक अन्न भी पर्याप्त नहीं रह पाता था। नेक्स्ट, किसानों के हितों की अवहेलना। यानी अब क्या हुआ, इसी बंदोबस्त के कारण किसानों के हित जो होते हैं उनकी हमेशा अंग्रेजों द्वारा अवहेलना की गई। यानी किसानों को 2 वक्त का खाना भी चाहिए, अनाज, पेट भरने के लिए अनाज चाहिए, लेकिन अंग्रेजों को मतलब नहीं था। किसानों को कुछ मूलभूत सुविधाएं भी चाहिए थी, किसानों को उससे कोई मतलब नहीं था। यानी कुल मिला के बात वही पॉइंट पे आके वो रुकती है कि एकमात्र उद्देश्य से अंग्रेजों का फायदा होना था, किसानों से उन्हें कोई मतलब नहीं था। अतः इसमें क्या हुआ, किसानों के हितों की भी अवहेलना की गई। भाई किसानों को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, नहीं, कोई भी मतलब नहीं है उन्हें इनसे। नेक्स्ट, भूमिहीन किसानों की संख्या में वृद्धि। अब मैंने पहले कहा था ग्राम प्रधान अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, यानी कृषि कार्य से जुड़े हुए थे वो व्यक्ति कृषि कार्य छोड़कर जाने लगे। तो अब देखिए वही पॉइंट रिपीट हो रहा है, भूमिहीन किसानों की संख्या में वृद्धि। तो क्या हुआ, किसान जो भूमि के मालिक थे, अब क्या हुआ, जैसे लगान जमा नहीं करवा रहे तो क्या है, उन्हें जो उनके नाम थी जमीन या जमीन के स्वामी थे, मालिक थे, उन्हें जमीन से बेदखल कर दिया जाता। लगान जमा कराते रहो, तब तक आप भूमि जोत सकते हो, उत्पादन कर सकते हो। लगान नहीं जमा करा पाए, उन्हें बेदखल कर दिया जाता। कुछ तो अंग्रेजों की इस नीति के कारण बेदखल हो गए, भूमि से वंचित हो गए, और कुछ ने मजबूरी में कृषि कार्य करना ही त्याग दिया। नेक्स्ट, किसान आंदोलन का उदय। अब ये नीतियां थी कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र से जुड़ा हुआ था वर्ग किसान वर्ग, और किसानों का शोषण ही हुआ है। तो क्या हुआ, अंग्रेजों की इन नीतियों, इस व्यवस्था के तहत स्थायी बंदोबस्त या रेतवाड़ी बंदोबस्त या महलवाड़ी बंदोबस्त, इन बंदोबस्त के तहत किसानों का शोषण हुआ, उनके हितों की अवहेलना हुई, और यही कारण था कि किसानों ने धीरे धीरे आंदोलन की ओर रुख करना प्रारंभ कर दिया। या यूं कह सकते हैं कि किसानों ने अंग्रेजों की इन नीतियों के कारण, जो कि उनके कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, गलत नीतियां थी, अंग्रेजों की इन गलत नीतियों के कारण अंग्रेज शुरू में तो सहन करते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। और किसानों द्वारा जो आंदोलन प्रारंभ किया जाता है उसे कहा जाता है किसान आंदोलन। तो ये था ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था वह उसका मूल्यांकन, जिसके बारे में पुनः रिपीट कर देता हूं मैं। राजस्व की दर अधिक थी, चुका पाने में असमर्थ थे, तीनों ही बंदोबस्त को असफल माना जाता है। ग्राम प्रधान जो अर्थव्यवस्था थी वो समाप्त हो गई, किसानों का शोषण हुआ, किसानों के हितों की इसमें अवहेलना की गई, और इसका परिणाम यह हुआ कि भूमिहीन किसानों की संख्या में वृद्धि हुई। किसान का कृषि कार्य छोड़कर जाने लगे। किसान आंदोलन का उदय। फिर बाद में भविष्य में किसानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किए, जिन्हें किसान आंदोलन कहा जाता है। तो इसी के साथ आपका ये पेपर फर्स्ट आधुनिक भारत का इतिहास का लेसन 4 ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था व उसके प्रभाव कंप्लीट होता है। अच्छी तरीके से इनके नोट्स बना लीजिए। थैंक्स यू।